गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल। और इसमें अभी तक हम लोग ने जो बात करी है बच्चों, आपको पता है 4 तरीके के टिश्यू होते हैं और इनको याद करने का जो मैंने तरीका बताया था वो बताया था मशीन। मशीन का मतलब है एम फॉर होता है मसल टिश्यू, सी फॉर होता है कनेक्टिव टिश्यू, ई फॉर होता है एपिथेलियल टिश्यू और एन फॉर होता है न्यूरल टिश्यू। इन 4 टिश्यू में से अभी तक हम लोग ने जो बात करी है वो बात करी है एपिथेलियल टिश्यू की और कनेक्टिव टिश्यू की। और 2 टिश्यू के बारे में अभी हम लोग को वो प्रॉपर स्टडी करनी है। वो कौन से टिश्यू है? मसल्स और न्यूरल। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को बच्चों। तो स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे हैं? मसल टिश्यू की। अगर मसल टिश्यू के बारे में बात करें बच्चों तो क्या हमारी एनसीईआरटी कहती है जो प्रत्येक मसल्स है वो बहुत सारी लंबी सिलेंड्रिकल फाइबर्स और ऐसे फाइबर्स जो पैरेलल वे में अरेंज होते हैं उससे मिलके बनी होती है। और ये फाइबर्स भी और छोटे छोटे फाइन फाइब्रिल्स से बने होते हैं और इन फाइब्रिल्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? ये जो मसल फाइबर्स हैं, यस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसके रिस्पांस में? स्टिमुलेशंस के रिस्पांस में। और फिर ये रिलैक्स हो सकते हैं एक ऐसे फैशन से, एक ऐसे मैनर में जिस मैनर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड फैशन। मतलब इन टिश्यू के अंदर कैसी कैपेसिटी है? कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की। ये किसकी वजह से है? ये मैकेनिज्म क्या है? इसको हम जो बात करेंगे वो जो चैप्टर है पर्टिकुलर उसमें हम बात करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में। यहां पर हमको सिर्फ ये समझना है कि जो मसल टिश्यू है इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये इनका जो एक्शन है, देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट to the changes in the environments and to maintain the positions of the various part of the body। एक्चुअली जो हमारे बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने में जो बॉडी की मूवमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जिस तरह से मैं अपना मूवमेंट्स कराना है अपनी बॉडी का, वो सभी के सभी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाते हैं इन्हीं मसल टिश्यू की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन जनरल अगर हम बात करें तो जो मसल्स है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है जितने भी तरीके के मूवमेंट्स आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स के मूवमेंट्स की बात हो। जैसे आपको पता है हमारे इसोफेगस में कैसा मूवमेंट होता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। हमारा जो स्टोमक है उसमें चर्निंग मूवमेंट्स होता है। हमारे बॉडी के जो हैंड है या लेग्स है या जिसका भी मूवमेंट्स हो रहा है इन मूवमेंट्स के पीछे किसका रीजन है बच्चों? किसकी वजह से हो पा रहा है? इन मसल टिश्यू की वजह से हो पा रहा है। तो ये एक्टिव रोल प्ले करती है जितने भी तरीके के मूवमेंट्स आपको अपनी बॉडी के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? ये जो मसल टिश्यू है इनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 3 तरीके के मसल टिश्यू होते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, सेकंड होता है बच्चों स्मूथ मसल और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। जैसे कि तीनों नाम दिए गए हैं, इन तीनों नामों से ही आपको इनकी प्रेजेंस पता चल सकती है। जैसे अगर हम बोले स्केलेटल मसल्स कहां पर होगा तो ये ऐसी मसल्स होंगी जो स्केलेटल के साथ अटैच होंगी। स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर हम बोले एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर की जो लाइनिंग है वो सब किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, जैसे कि जो वर्ड आया है, जैसे आपको पता है जो हार्ट के डॉक्टर हैं हम उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो वर्ड है कार्डियक वो यहीं से आया है। मतलब ये मसल्स आपको कहां देखने को मिलेंगी? हार्ट के केस में देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्हीं तीन मसल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए बच्चों हम अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और पैराग्राफ में जो भी चीजें डिस्क्राइब हैं इनको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं।
स्केलेटल मसल्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं किसके साथ, स्केलेटल के साथ, अर्थात बोन्स के साथ। जो स्केलेटल बोन्स हैं उनके साथ ये स्केलेटल मसल्स बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं। सेकंड, अगर हम एक टिपिकल मसल्स की बात करें, कौन सी मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की, जैसे आप बाइसेप्स देखें, बाइसेप्स का मतलब आपको पता है, जैसे ये वाली मसल्स है बाइसेप्स की अगर हम बात करें तो बाइसेप्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रैटेड होती हैं, यस, स्ट्रिप्ड होती हैं स्केलेटल मसल्स, और इसमें स्केलेटल मसल्स फाइबर्स होते हैं और ये बंडल्ड होते हैं, मतलब बंडल के फॉर्म में होते हैं एक साथ, यस, एक पैरेलल फैशन पे। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, और इन बंडल के ऊपर एक सीट होती है किसकी, टफ कनेक्टिव टिश्यू की, जो इन बंडल्स को अपने अंदर समेटे रहती है। मतलब जो बंडल्स हैं इसी कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है उसके अंदर ये होते हैं मसल फाइबर्स, जिसको हम लोग बहुत ही जो डिटेल में जब हम आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहां पर मसल्स का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा बच्चों, एक एक पॉइंट्स की वहां पर हम बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं और मुख्यतः वो चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 20 होगा। चलिए पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यस स्केलेटल मसल्स के बारे में प्रॉपर दिखाया गया बच्चों, और यहां पर आपको 3 तरीके की मसल्स दिखाई गई हैं। पहला जो मसल्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं होती है हमारी स्केलेटल मसल्स, जो आपको प्रॉपर दिख रही है। और स्केलेटल मसल्स में आप प्रॉपर देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर ये जो स्ट्रेशंस दिख रहा है आपको लाइनिंग का, आपको पता है ये बैंड्स होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 20 पे बात करनी है। यहां पर अगर हम एक स्केलेटल मसल्स की बात करें तो आप देखो किस तरीके से पैरेलल में इस तरीके से अरेंज होते हैं। इसमें यहां पर प्रॉपर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है और ये आपको स्ट्रेशन दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये किसका है, ये है स्केलेटल मसल्स का। जनरली जो आज की डेट में जिस तरह से ट्रेंड्स हो रहा है, आपको पता है कि प्रॉपर फिगर दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर फिगर किस चीज का है। तो पहले तो आपको ये जो 3 मसल्स दी गई हैं इनको देख के आपको पहचानना आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मसल्स किसकी हैं। जैसे ये हमारी हो गई स्केलेटल मसल्स, ये हो गई हमारी स्मूथ मसल्स, और ये हो गई बच्चों हमारी कार्डियक मसल्स। तो 3 तरीके की मसल्स होती हैं। हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर ली है और अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स फाइबर्स के, स्मूथ मसल्स के बारे में। देखो ये ऐसी मसल्स हैं जो दोनों एंड पर ही टैपरिंग है, दोनों एंड्स पे क्या हो जाती है, पतली हो जा रही है, और बीच पे कैसी है, ये मोटी है। चलिए जरा इसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्मूथ मसल्स है बच्चों कहां पर देखने को मिलती हैं, हमारा जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, अंदर से हालो है, तो वहां पर ये मसल्स देखने को मिलेंगी, और उस एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट्स आता है वो इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से आता है। और इसके बारे में ये बोला जाता है कि इनका जो मूवमेंट होता है बच्चों वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब आपका इस पर कोई भी जोर नहीं चलता है, आपका इस पर कोई भी जोर नहीं चलता है। चलिए तो अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स के बारे में बच्चों तो क्या कह रहा है, कह रहा है जो स्मूथ मसल्स के, क्योंकि स्मूथ मसल्स भी फाइबर्स की बनी है, तो स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो दोनों एंड पे टैपर होते हैं। टैपर का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको इस तरीके के फाइबर्स मिलेंगे। तो ये कैसे हैं, दोनों एंड पे बच्चों टैपर हैं, यस, और दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं ये फ्यूजिफॉर्म है, और इसमें आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है, यस, स्ट्रेशन यहां पर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम सेल जंक्शंस की बात करें कि जो सेल के जंक्शन है, मतलब 2 सेल्स के जो बीच में जुड़ते हैं, यस, वो जो जोड़ने वाले जंक्शन है, अगर सेल जंक्शंस की बात करें तो जो सेल जंक्शन है इन जो मसल्स फाइबर हैं इनको आपस में होल्ड रखते हैं, यस, और वो जो बंडल्स हैं आपस में होल्ड रहते हैं एक किसके द्वारा, टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू सीट के द्वारा, और इनके ऊपर प्रॉपर एक कनेक्टिव टिश्यू की सीट होती है जो इन बंडल्स को आपस में कनेक्ट रखते हैं, होल्ड रखते हैं इन जो फाइबर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है,
जो वाल होती है बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन की वाल, जैसे एग्जांपल दे रहा है ब्लड वेसल्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन, इन तीनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी जो वाल है, इनकी जो दीवारें हैं, उनकी दीवारों का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो इसी स्मूथ मसल्स के द्वारा बना होता है। यस, कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलेंटरी नेचर में होते हैं, मतलब आपका अपना कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक में जो चर्निंग मूवमेंट हो रहा है वो आपकी मर्जी के अनुसार ना तो स्टार्ट होगा ना तो बंद होगा। इसका जो कंट्रोल है वो हमारा नर्वस सिस्टम पे होता है, वो हमारे ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड पे होता है, इसका जो कंट्रोल है। इसलिए क्या बोला गया है कि ये जो मसल्स हैं ये कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होती है। अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो इनको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे स्केलेटल मसल्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन स्मूथ मसल में ऐसा संभव नहीं है। We usually are not able to make it contract. हम इतने सक्षम नहीं हो सकते कि हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करा लें या रिलैक्स करा लें। यस, जैसा हम स्केलेटल मसल्स के केस में कर पा रहे थे। ओके बच्चों, तो दो तरीके की मसल्स हम लोग ने पढ़ी। पहले हम लोग ने स्केलेटल मसल्स पढ़ा, फिर स्मूथ मसल्स पढ़ा, और अब तीसरी हम बात करने वाले हैं कार्डियक मसल टिश्यू की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये मसल्स कहां पर होंगी, हार्ट में होंगी। अगर हम इन मसल्स की बात करें तो ये भी बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की टिश्यू होते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हार्ट आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, मतलब जो सिस्टोल होता है और जो डायस्टोल होता है वो मुख्यतः इन्हीं कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। और क्योंकि आपको पता है जो हार्ट की वाल है 3 लेयर से बनी होती है, तो जो बीच वाली वाल है मायोकार्डियम, मुख्यतः वहां पर ये आपको कार्डियक मसल्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पंपिंग कर पाता है। इसका स्वयं का अपना नेचुरल पेसमेकर होता है, जिसको हम ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। यस, साइनोवियल एट्रियल नोड हम बोलते हैं इसको। तो अगर हम बात करें कार्डियक मसल टिश्यू की, तो ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इन सेल्स के जो जंक्शन है, ये सेल जंक्शन फ्यूज करते हैं, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल। ये जो सेल जंक्शन है जो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करा देते हैं, यस, कार्डियक मसल सेल्स को, और मेक देम स्टिक टुगेदर, और एक दूसरे के बहुत नजदीक ले आते हैं, बिल्कुल चिपका देते हैं ये सेल जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन जंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करें तो बच्चों इसी कम्युनिकेशन जंक्शंस के वे से ही जो आपके आयंस के फ्लो होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो इंपल्स का फ्लो होता है इन्हीं के माध्यम से होता है, इन्हीं से फ्लो गुजरता है। तो जो कम्युनिकेशन जंक्शन है जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, कुछ सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो रिलैक्सेशन है, वो आपको पता है वो प्रॉपर जो ऐसे नोड है वहां से प्रॉपर इंपल्स जनरेट हो रही है, और ऐसे नोड्स जो जिसकी वजह से प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहे हैं। तो यहां पर जो इंपल्स का फ्लो है वो इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस के द्वारा ही फ्लो कर रहा है। कुछ फ्यूजन पॉइंट्स हैं जो सेल्स को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में आप मदद करते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक यूनिट की तरह। जब एक सेल रिसीव करता है सिग्नल किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो इसकी जो बगल वाले जो नाइबरिंग सेल्स हैं वो भी स्टिमुलेट कर जाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे। तो हम लोग ने कार्डियक मसल्स के बारे में क्या देखा बच्चों, ये देखा कि ये मसल्स आपको हार्ट में मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल होना और रिलैक्स होना इसका नेचर है। थर्ड, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है वो सेल का जो नेचुरल पेसमेकर लगा हुआ जिसको हम एसए नोड बोलते हैं उसके माध्यम से हो रहा है। और जो सेल जंक्शंस हैं या जो प्रॉपर आपके गैप जंक्शंस हैं, या हम बात कर लें इंटरकैलेटेड डिस्क की बात कर लें जिसको हम कम्युनिकेशन जंक्शंस भी बोलते हैं, इनके माध्यम से ही जो इंपल्स है वो फ्लो करते हैं और प्रॉपर तरीके से ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, जो लास्ट टिश्यू है बच्चों वो है हमारा न्यूरल टिश्यू। चलिए न्यूरल टिश्यू के बारे में क्या एनसीईआरटी कह रही है इसको हम देख लेते हैं।
आप जानते हैं न्यूरल टिश्यू में आप अगर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्स देखेंगे एक न्यूरॉन का, तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे बच्चों। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा एक न्यूरॉन का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा होता है। वही स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे दिखाया गया है कि ये क्या है, सेल बॉडी है जिसमें आपको प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है। यस, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ये जो न्यूरोग्लाया है, न्यूरोग्लाया आपको पता है इस तरीके से यहाँ पर रैप करती है, न्यूरोग्लाया सेल है। और ये इसका एक्सॉन है, ये क्या है, इसके एक्सॉन है पीछे की तरफ, सॉरी ये जो एक्सॉन, ये है एक्सॉन आपके टर्मिनल्स है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूरल टिश्यू की, तो क्या एनसीईआरटी कहती है, जरा इसको समझ लो। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing condition। जब भी कंडीशन चेंज होती है तो उसके प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पांस बच्चों दिखाती है वो इन्हीं न्यूरल टिश्यू की वजह से होता है। यस, न्यूरॉन्स जो है आपको पता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के। तो जो यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की वो कैसी है, ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर इंपल्स फ्लो करता है, जनरेट भी होता है, फ्लो भी करता है। जो न्यूरोग्लाया सेल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट जो बनाती है, तो देखिए हमारा जो न्यूरल सिस्टम है आपको पता है दो तरीके के सेल से बना हुआ है, पहला हमारा न्यूरॉन और दूसरा हमारी न्यूरोग्लायल सेल्स। यस, तो न्यूरोग्लायल जो सेल्स हैं अगर हम बात करें तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। यस, न्यूरोग्लाया जो है मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ये जो न्यूरोग्लाया है वो क्या करती हैं, 1/2 वॉल्यूम बनाती हैं जो हमारा न्यूरल टिश्यू हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तो न्यूरोग्लाया यस वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स फॉर आवर नर्वस सिस्टम, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, जब एक न्यूरॉन सुटेबली स्टिमुलेटेड होता है, जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इज जनरेटेड व्हिच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये इंपल्स फ्लो करता है और पीछे तक पहुंचता है। यही चीजें यहां पर बताई गई है। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू arrival of the disturbance at the neurons ending or output zone trigger event that may cause stimulation of inhibition of adjacent neurons and other cells। क्या कह रहा है कि आपको पता है जो इंपल्स जनरेट हुई है, जो इंपल्स जनरेट हुई है और उसका जो बच्चों फ्लो हो रहा है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और ये इंपल्स कहां जाते हैं, जो एक्सोनिक है यहाँ पर लास्ट इसका जो टर्मिनल है यहां पर जाते हैं और फिर एक केमिकल्स के रूप में बाहर आते हैं और बगल में फिर जो दूसरा न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट करते हैं और इस तरीके से इंपल्स प्रॉपर फ्लो करती है। तो इस तरीके से जो 4 तरीके के जो टिश्यू थे इनके बारे में प्रॉपर हम लोग ने स्टडी करी। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। क्या पैराग्राफ कह रहा है, कह रहा है तो जो बेसिक टिश्यू हमने जो अभी ऊपर पढ़े हैं 4 तरीके के, कौन से, याद करने का तरीका क्या था, MCEN, M फॉर मसल टिश्यू, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। जो हमने अभी ऊपर स्टडी करी है above organized to form organs, यही टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं। यस, और क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को बनाते हैं, which in turn associate to form organ system, और फिर कई ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को जनरेट करते हैं, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। कहां पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन है, तो हमारे के अंदर अगर जैसे सपोज दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना है, लंग्स का बना है, और लंग्स किसका बना है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के बने हैं। तो ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर पहले उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, और फिर कई ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। वही बात कह रहा है कहां पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम बात करें कि such an organization essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism,
और जैसे कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उसमें जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में अरेंज होती हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है प्रॉपर सर्वाइव कर पाता है, वो सारी एक्टिविटी कर पाता है जो एक यूनिसेलुलर सेल में आपको देखने को मिल रही थी। वो किसकी वजह से है? वो प्रॉपर इन्हीं कोऑर्डिनेशंस की वजह से है। जो टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया और कई सिस्टम मिलकर जो एक ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है, इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है कि प्रॉपर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करा पा रहा है, प्रॉपर वो सारी गतिविधियां कर पा रहा है जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक ऑर्गन हमारे बॉडी में वो या तो एक या एक से ज्यादा टिश्यू का बना होता है। एक ऑर्गन में आपको या तो एक वन टाइप के टिश्यू मिलेंगे या आपको चारों तरीके के टिश्यू मिल सकते हैं। कौन से चारों? वही आपका मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल और न्यूरल, चारों तरीके के टिश्यू भी किसी ऑर्गन में मिल सकते हैं। और हो सकता है कोई ऑर्गन एक ही तरीके के टिश्यू का मिलकर बना हो। एग्जाम्पल के रूप में हमारी एनसीईआरटी कहती है, अगर हम हार्ट का एग्जाम्पल लें बच्चों, तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपको चारों तरीके के टिश्यू मिलेंगे। मतलब हमारा हार्ट चारों तरीकों के टिश्यू का मिलकर बना हो, चाहे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कुछ सम केयरफुल स्टडीज कहती है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गन में, ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि जब आप यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो क्या कह रहा है कि कुछ समय अगर हम केयरफुली स्टडी करें तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कहां पर? ऑर्गन में और ऑर्गन के सिस्टम में वो क्या डिस्प्ले करती है? वो डिस्प्ले करती है कुछ निश्चित डिसर्नेबल ट्रेंड्स, ऐसे ट्रेंड्स को इंडिकेट्स कर रही है जो ये बता रहे हैं कि यस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो और भी बेहतर होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये जो डिसर्नेबल ट्रेंड्स है इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। मतलब धीरे धीरे हम इसको बोलेंगे कि भाई ये विकास का एक क्रम दिखा रहा है। आप यूनिसेलुलर से जैसे मल्टीसेलुलर की ओर बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि यस किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से आज यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं। लेकिन आज भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यू विल स्टडी द डिटेल्स इन क्लास 12 में इसके बारे में हम और डिटेल से स्टडी करेंगे। You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning. अगर हम बात करें जैसे जैसे आप इवोल्यूशंस के क्रम को देखेंगे और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ऑर्गन्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, वहां पर देखें उनके ऑर्गन्स के बीच में, उनके सिस्टम्स के बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या रिफर करती है? मॉर्फोलॉजी रिफर्स करती है स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली विजिबल फीचर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, गोरा है कि काला है, लंबा है कि चौड़ा है, गोल है कि पतला है, ये सारी चीजें आपको मॉर्फोलॉजी के केस में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इन दिस केस में, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें या माइक्रोब्स की बात कर लें, तो ये जो टर्म मॉर्फोलॉजी है वो प्रिसाइजली इसका मतलब होता है मींस ओनली दिस। इसका मतलब क्या है? अगर हम माइक्रोब्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उनका एक्सटर्नली विजिबल वो कैसे है। ओके बच्चों, चलिए पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं। In this case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, अगर हम एनिमल्स के केस की बात करें बच्चों, तो क्या कह रहा है? तो मॉर्फोलॉजी क्या रिफर्स कर रही है? एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रही है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसा लगता है, ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो वर्ड एनाटॉमी है, एनाटॉमी का मतलब आपको पता है अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। Conventionally is used for the study of morphology of internal organ. इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी कैसी, इसको बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे स्टोमक कैसे बना है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बना है, लीवर कैसे बना है, हार्ट कैसे बना है, लंग्स कैसे बना है, इसकी बात हम कहां पर करते हैं? एनाटॉमी में करते हैं। यस, इन द एनिमल्स।
तो यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द अर्थवर्म। अब हम फाइनली 3 ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर स्टडी करेंगे, अर्थवर्म की, कॉकरोच की और तीसरी फ्रॉग की। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थवर्म, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉकरोच और आफ्टर देखेंगे फ्रॉग। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने यहाँ तक इस चैप्टर्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को स्टार्ट करना है कहाँ से, अर्थवर्म से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।